अब हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। जैसे हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, फिर हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म और कॉम्पोजिशन। तो हम ये सारे कंसेप्ट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में आते हैं इनको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या होती है। तो ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनफैक्ट एंड जावा स्क्रिप्ट या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले कि इसको स्टार्ट करें हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल पैराडाइम क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से पहले जैसे जो सबसे कॉमन सी प्लस प्लस से पहले लैंग्वेज थी वो थी सी लैंग्वेज। तो वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऊपर काम करती थी। तो इसमें कोड जो था वो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस की फॉर्म में लिखा जाता था और वो ऑपरेट करता था ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हर एक के लिए एक फंक्शन बनाया जाता था जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता था। तो इसमें जो डेटा होता था वो टिपिकली ग्लोबल होता था या पास बिटवीन द फंक्शन जब भी उनकी रिक्वायरमेंट एज नीडेड होता था। तो ज्यादातर सी, पास्कल जैसी लैंग्वेजेस में, कुछ हद तक ये सी प्लस प्लस में भी अवेलेबल है और जावा में भी। तो ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि बेसिक्स ये क्या होते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं और एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी बेसिस के ऊपर उसकी डाटा टाइप्स डिसाइड की जाती है और यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है। ये नॉर्मली सी प्लस प्लस या सी में ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर उस जो फंक्शन को बनाया है उसको कॉल कर लेते हैं और उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन कॉल होती है। जब ये फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल जो होता है फंक्शन डेफिनेशन, ये जो ब्लॉक है जिसको हम कह रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। तो यहाँ से जब फंक्शन कॉल जाती है तो यहाँ पे कंट्रोल डेफिनेशन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसकी जो बॉडी होती है यानी कि स्टेटमेंट्स जो उसके अंदर होती है एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है और वो क्या करेगी, जो वैल्यू है जो हमने पास की है एक्चुअली उसको रिटर्न कर देगी। तो यहाँ से इस तरह से फंक्शंस हम मल्टीपल भी बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, नो डेटा प्रोटेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन फीचर, तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता क्योंकि डेटा हमारा अक्सर ग्लोबल होता है या पास बिटवीन द फंक्शंस होता है। तो हम कोई भी फंक्शन उसको मॉडिफाई कर सकता है और जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड एरर्स और डिफिकल्टी आती है डिबगिंग में। उसके अलावा डिफिकल्ट टू स्केल, स्केल का मतलब क्या है कि अगर हमने इसको और बड़ा बनाना है, जैसे कि प्रोग्राम ग्रो करता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एडिशनल फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस ज्यादातर क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस करके चेंज इन वन फंक्शन affects the multiple parts of the program। so इस कारण से इसको स्केल करना या बहुत बड़े प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो और भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले रीजिबिलिटी तो होता है कि आपको मालूम है कि हम फंक्शंस यूज होने के कारण हमारी वो स्टेटमेंट्स बार बार नहीं होती, बट यहाँ पे लिमिटेड होती है क्योंकि हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने अगर पीछे अगर हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर हमने मल्टीपल रेक्टेंगल्स के लिए कोड बनाना है तो वो ये प्रोसीजरल ठीक है, बट अगर हमने उसमें सर्कल की कॉरेस्पॉन्डिंग भी इंफॉर्मेशन या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसमें नो वे टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, हमें नए फंक्शंस लिखने ही पड़ेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। इसके अलावा हार्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो कि एक आजकल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि डेटा और फंक्शन सेपरेट होते हैं। तो इस करके रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे कि रेक्टेंगल, क्लास, कार, कोई भी आप यू ऑल्सो, तो उस केस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कार के केस में उसका कलर और मॉडल होता है और बिहेवियर के केस में एक्सेलरेट और ब्रेक होता है, तो इनको स्पेसिफिकली अलग से मतलब रियल वर्ल्ड मतलब इनको कंबाइन करके रिप्रेजेंट करना प्रोसीजरल में पॉसिबल नहीं था क्योंकि डेटा और फंक्शन हम सेपरेटली यूज करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता, जिसमें होता क्या है कि एक फंक्शन यूज किया जाता है, नाम सेम होता है बट उनकी डेफिनेशंस यहाँ पे मल्टीपल हो सकती हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या नाम, ओनली वन डेफिनेशन, इस करके यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं सपोर्ट होता। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि कैलकुलेट एरिया एक बार बना दिया, उसमें जब हम रेक्टेंगल से बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट एरिया चले,
और सर्कल पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर वाली जो फीचर है वो सपोर्ट नहीं होती। तो उसके अलावा हम डायनेमिक बिहेवियर की बात करें तो टिपिकली ऑपरेट विद स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स और फिक्स्ड होती हैं फंक्शन कॉल्स। तो इस करके हमारे पास ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। तो इस करके हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच आई, जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में, प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एक कोड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम प्रोसीजरल अप्रोच के साथ एक कोड बनाएंगे जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने कैल एरिया नाम का एक फंक्शन बना लिया जो रिटर्न करेगा लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे int टाइप, क्योंकि उसके हमने एज्यूम किया कि सारे वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, वो int टाइप के हैं। उसके अलावा हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जो कि हम एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए कि रेक्टेंगल का करंट एरिया क्या है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल का एरिया एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे उसके अलावा हम फिक्स वैल्यूज उसको पास करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लें 5 और 6 फॉर्म पास कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे क्योंकि सी आउट लिखा है तो हमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्यों लिखा जाता है, इसकी डिटेल भी आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अलग से वीडियो बनाई है यूजिंग नेम स्पेस की। हमने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए फिक्स्ड वैल्यूज यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया डिस्प्ले हो गया, पर हम चाहते हैं कि वैल्यू चेंज या इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ भी हमने डेक्लेरेशन दे के इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट लेंथ और विड्थ को ग्लोबल डेक्लेरेशन, अब ग्लोबल है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये ड्रॉबैक तो हमेशा रहता ही है। तो इसमें आपके पास आंसर आ गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि लोकल डेक्लेरेशन है, और इनके वैल्यूज को पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन डिस्प्ले। तो इसके लिए डिस्प्ले फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा जो कि वैल्यू रिसीव कर सके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स में। तो हमने लेंथ और विड्थ नाम के दो अलग अलग पैरामीटर्स जो इस फंक्शन को पास, इसकी वैल्यूज को रिसीव करेंगे। यहाँ पे लेंथ और विड्थ को हमने पास किया और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में, हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी खासियत क्या होती है, ये ऑर्गेनाइज करता है कोड को अराउंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शंस। तो यहाँ पे सारा कोड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहली बात वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ अ क्लास से मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर क्लास की इंस्टेंस होती है। जैसे कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, बट क्योंकि ये वीडियो इसमें हम ऊप्स के पैराडाइम को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्लास क्या होती है, हम एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने में मदद करता है। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जिसकी मदद के साथ हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये क्लास क्या करती है, बोथ डेटा एंड फंक्शन, जिनको हम कई लैंग्वेजेस में मेथड भी बोलते हैं, उनको हम ये बंडल अप करता है, यानी कि एक ही जगह पे मतलब और डिफाइन करने की परमिशन देता है। यानी कि एक न्यू डाटा टाइप बनती है जिसके अंदर डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं, और इसको मैनिपुलेट करना हमारे पास एज अ सिंगल यूनिट इजी हो जाता है। तो इनके जो ये डेटा मेंबर्स भी बोले जाते हैं या मेंबर फंक्शंस भी बोले जाते हैं, क्योंकि इनको हम मेंबर्स बोलते हैं इस क्लास के। तो क्लास एक बेसिकली एक लॉजिकल या वर्चुअल चीज समझ सकते हैं आप, ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि वो एक डाटा टाइप है। उसका इंस्टेंस जब हम क्रिएट करते हैं, उसकी एक टाइप का, जैसे वेरिएबल हम बात करें तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इसमें हम क्लास को डिफाइन जब करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम नॉर्मली सी प्लस प्लस की बात करें तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद उसका नेम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास नेम लिखा है कैपिटल में, इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसमें हम ये जो केस फॉलो कर रहे हैं कि हमारा पहला करेक्टर और मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो उसमें हमारे पास हर करेक्टर जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स भी होते हैं, जैसे प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अगर हम पहला बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लिखते तो वो, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने x है ये डेटा है, यानी कि इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एट्रीब्यूट, वेरिएबल या प्रॉपर्टीज, इस किसी भी नाम से बोल सकते हैं, डेटा मेंबर्स जैसे। उसके अलावा हमने यहाँ पे सेट और गेट नाम के दो फंक्शंस बना दिए हैं। जो सेट करेगा वो वैल्यू को सेट करेगा, और गेट क्या करेगा, वहां से वैल्यू को हमें
गेट करके यानी कि रिटर्न करवाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होने, हमने void लिखा हुआ और यहाँ पे हमने int लिखा हुआ। क्लास में जैसे स्ट्रक्चर्स के केस में होता है, आपने पढ़ा था, यहाँ पे सेमीकोलन आना जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं, ये जो हमने लिखे हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर है, हम आगे इसकी बात करेंगे एनकैप्सुलेशन में, जो बेसिकली हमें क्या मदद करते हैं, विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स को स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि अगर हम एक कोड में मेन फंक्शन बनाते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के जो होल्ड करते हैं एक्चुअल वैल्यूज फॉर द डेटा मेंबर्स, और इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं हम इनको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ओबीजे नाम का यहाँ पे एक उस पर्टिकुलर जैसे डाटा टाइप होती है जैसे इंट एक्स तो नॉर्मली हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो क्लास नेम है ये क्लास नेम क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, एक तरह से डाटा टाइप बनाई है, यूजर डिफाइंड है, और यहाँ पे जो ओबीजे है ये हमने क्या स्पेसिफाई किया है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम सेट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जैसे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आपने देखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम डॉट लगा रहे हैं जैसे कि आपने स्ट्रक्चर्स में भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया और उसके साथ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 5। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, अब उसमें हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे और गेट फंक्शन क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रहा, सिंपल उस पर्टिकुलर, तो इसमें यहाँ पे आप देखें कि बहुत ही एक बंडल अप हो गया ये पर्टिकुलर चीज, ये जो हमने बनाई है ये यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है, और इसका यहाँ पे ये जो हम कहते हैं इसको कहते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसके मेंबर्स यानी कि डेटा फंक्शन, यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन है सेट और गेट को कॉल किया है, जो इस फंक्शन में जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में जब हम बनाते हैं क्लास तो बेसिकली ये ऐसे ही बनती है। अब इसमें ये जो मोस्टली लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करते हैं, सी प्लस प्लस इन पर्टिकुलर, जावा इज ट्रूली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट, पाइथन या बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर सपोर्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप अगेन हम यहाँ पे पहले अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्लास बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ही कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगेन हम क्लास रेक्टेंगल बना लेते हैं, एंड विद सेमीकोलन जरूर करना जैसे कि स्ट्रक्चर में भी होता है। अभी हम क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट एक मेंबर स्पेसिफाई किया है, तो इसलिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करता है मेंबर्स को यूजली विद इन द क्लास। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं पर प्राइवेट वो इसी क्लास में डिक्लेयर यूज किए जा सकते हैं। अब इसमें हमने पब्लिक फंक्शन या पब्लिक मेंबर फंक्शंस के लिए हमने या कोई भी वेरिएबल मेंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इन प्राइवेट मेंबर्स को बाहर एक्सेस करा सकें या कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये अलाउड होते हैं आउटसाइड द क्लास। और यहाँ पे हमने वही फंक्शन जो प्रोसीजर में डिफाइन किए वहाँ पे हमने कॉपी कर दी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्योंकि इन पैरामीटर्स पास इसलिए करने की जरूरत है कि लेंथ और विड्थ एक्सेसिबल है, तो अगर हमने उनको प्राइवेट ऊपर दे दिया तो इसलिए हमें यहाँ पे पास करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्योंकि वो विद इन द क्लास यूज किए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने दूसरा फंक्शन डिस्प्ले भी वहाँ पे पास रिटर्न ओके। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन को भी, अब इसके में अंदर भी हमें पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ और विड्थ यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो इस केस में भी हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे। अब ये पूरी क्लास हम एक बार ही डिफाइन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कोर कंसेप्ट्स ऑफ हूप्स, यानी कि हम कौन कौन से इस पैराडाइम में कौन कौन से इसके की कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनकैप्सुलेशन क्या होती है। तो ये एक बेसिकली मैकेनिज्म है जिसकी मदद के साथ आप रैप अप करते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, जैसे कि हमने पीछे देखा है एज इन अ क्लास। तो ये हमारे पास एक रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन यानी कि एक सिंगल यूनिट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हमने क्लास रख दिया है। और इससे यहाँ पे हमारे फायदा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन की मदद के साथ हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, ताकि ओनली एक्सपोज द नेसेसरी पार्ट करने के लिए हमें पब्लिक मेथड्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम डेटा को हम प्राइवेट कर देते हैं और उनको एक्सेस क्योंकि वो क्लास के विद इन मेंबर से
एक्सेस किए जा सकते हैं, तो हम वहां पे मेंबर फंक्शन बनाएंगे और उसको हम पब्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास उस क्लास के जो मेथड्स हैं या उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सब कुछ होने के कारण हमारी उस पर्टिकुलर क्लास में एनकैप्सुलेट हो जाता है और उसमें जो विजिबिलिटी है प्राइवेट मेंबर्स की वो बाहर वाले उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास अचीव क्या किया जा सकता है, डेटा हाइडिंग, जैसे कि रिस्ट्रिक्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। उसके अलावा हमारे पास इसमें एडवांटेज क्या होता है, ये डेटा को सिक्योर और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे पास इसमें अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशन या एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन जो भी होती है उस प्रोटेक्ट, क्योंकि प्राइवेट है तो कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकेगा, सिर्फ उस क्लास के पब्लिक मेथड्स या पब्लिक मेंबर फंक्शंस ही हम यूज कर सकते हैं, इसलिए तो सिक्योरिटी भी एनहांस हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि कोड आपका सिंगल यूनिट में होता है, बंडल्ड अप होता है, तो ऑर्गेनाइज होता है, मोर मैनेजेबल होता है क्योंकि हम क्लासेस की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इस तरह से हमारे लिए बहुत फायदा होता है। उसके अलावा हमारी मेंटेनेंस भी बहुत ईजी हो जाती है। तो चेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल कोड, यानी कि अगर हम कोई एक सिंगल यूनिट है तो हमारे लिए इसको मेंटेन करना, और इसके अलावा ये मॉड्युलैरिटी भी सपोर्ट करता है क्योंकि हमारे पास वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास होती है। तो ये सब फीचर्स के कारण एनकैप्सुलेशन इसका एक की फीचर है, जिसका मेन काम क्या है कि आपके प्राइवेट मेंबर्स बनाएं और उसको अगर आपने यूज करना है तो पब्लिक मेथड्स के साथ ही यूज करें। तो क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, सबसे ऊपर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं क्लास का नाम, जैसे सी बड़ा लिखा हुआ है वैसे तो मैंने आपको अगर पढ़ा जाए, यहाँ पे हम क्लास नेम स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे हम सेपरेटर लिखते हैं, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर जिनको हम कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि पीछे हमने लिखा था इंट x, तो यहाँ पे हम नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉलन इंट, ताकि ये पता चल जाए। तो x नाम का हम किसी भी वे में लिख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जो मेंबर फंक्शंस हैं जैसे कि सेट हमारे पास है, सेट x था हमारे पास, तो वो किस टाइप को रिटर्न कर रहा है, सेट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास एक वैल्यू इनपुट जाएगी, पर रिटर्न क्या होगी, कुछ नहीं, तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ था और गेट के आगे गेट x लिखा था, तो उसके लिए हमने इंट लिखा था। इस तरह से इनको हम मेंबर फंक्शंस या कहीं जैसे जावा में इनको हम मेथड्स बोलते हैं, तो वहां पे भी ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हम कोड बनाने जा रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो रेक्टेंगल क्लास बनाई थी, जो पहले से ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्लास के प्राइवेट मेंबर, इसका मतलब वो एक्सेस नहीं हो सकते, तो और ये इनकैप्सुलेट कर रहा है डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस को, तो एक तरह से इनकैप्सुलेशन हो रही है। अब इस मेंबर फंक्शंस को हमने अगर अवेलेबल करवाना है बाहर, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल कर दिए, तो ये डिस्प्ले उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा। बट अगर हम ट्राई करते हैं प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट है तो उसको हम बाहर से इनएक्सेसिबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है इनएक्सेसिबल का। तो इस तरह से हम डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो अगर हम एक्सेस फिर भी कराना चाहते हैं तो हम पब्लिक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं और एक सेट लेंथ से हम पहले सेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। जैसे कि मैंने सेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो वैल्यूज उसको नहीं थी तो वो हमें गार्बेज वैल्यू देता है। तो इस केस में यहाँ पे हमें आर ऑब्जेक्ट का सेट लेंथ फंक्शन जो कि हमने बना लिया है, जो सेट करेगा वैल्यू को, इस तरह से हमने लेंथ को सेट किया, इसी तरह हम विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, तो सेट विड्थ फंक्शन भी बना सकते हैं। अब इसको कॉल कर लेते हैं सेट विड्थ। ओके, यहाँ पे इंश्योर करना है कि आपने विड्थ डेटा मेंबर को असाइन करने हैं, तो विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गेट भी करवा सकते हैं, फैच भी करा सकते हैं। तो फैच कराने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे लेंथ वैल्यू को, तो इस तरह से हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेंगे, जो कि हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ को भी फैच करेगा। तो ये अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास वो काम कर देगा अपना। तो इस तरह से यहाँ पे हम फैच कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हम विड्थ को भी फैच कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से
बनाना पड़ेगा। तो ये लेंथ को प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये सब कुछ करने अलग से करने की बजाय हम यहाँ पे शो करेंगे अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्योंकि ये हमारे पास सी प्लस प्लस में फीचर होता है कि अगर हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं तो एक कंस्ट्रक्टर बना लें। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने का एक तरीका क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास जैसा, तो रेक्टेंगल लिख के उसके आगे जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे जो हम पास करेंगे इन लेंथ और डब्ल्यू। अब इस लेंथ और विड्थ जो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं उनको एल और डब्ल्यू की वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट्स ऑफ कर देते हैं और रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम है 5 और 6 पास करते हैं। अब ये देखिए उसको वैल्यूज असाइन हो गई। ये हमारे पास एक तरीका है रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर बनाने का। एक और तरीका होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे हम इंट एल और डब्ल्यू, और जैसे कि एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं उसी तरह हम लेंथ डाटा मेंबर को एल और विड्थ को डब्ल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यूज असाइन हो गई हैं, अब ये चल रहा है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर्स की मदद के साथ भी ये काम किया जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, और वो होता है इनहेरिटेंस। इसको हम इज रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके अलावा हम एक न्यू जिसके थ्रू हम अलाउ करता है एक न्यू क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टी यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, बिहेवियर यहाँ पे मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, जो कि मैं अभी आपके साथ पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली इनहेरिटेंस के साथ हमारे पास क्या होता है कि ये प्रमोट करता है कोड की रीयूजेबिलिटी और एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन में डिफरेंट क्लासेस। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हमने शेप क्लास बनाई थी, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, तो इस केस में हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ पे यानी कि एक रेक्टेंगल क्लास बना दी थी। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये एक डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल क्लास जो है वो शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस रिलेशन है ये हायरार्किकल एक डायग्राम होती है, जैसे हायरार्की के अकॉर्डिंगली हायरार्किकल डायग्राम होती है, तो जिसके थ्रू हम हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप शो करते हैं। इसके आपको याद हो कि अगर हमने एक सर्कल भी बनाया था तो उस केस में यहाँ पे दोनों शेप क्लास को एक्सटेंड करती हैं, तो मैंने इसको ऐसे बनाया था। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसमें हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि रेक्टेंगल क्योंकि एक टाइप ऑफ शेप है, सर्कल एक टाइप ऑफ शेप है, तो वो एक्वायर कर लेगी उसकी प्रॉपर्टीज को, और इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यानी कि उसके बिहेवियर्स को या मेंबर फंक्शंस को एग्जिस्टिंग क्लास की। तो इसलिए हमारे इस क्लास के कारण हम कुछ चीजों को हमारे पास रीयूज किया जा सकता है और हमारे पास रिलेशनशिप होता है डिफरेंट क्लासेस में। तो इसकी फायदा सबसे एडवांटेज क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि एट्रीब्यूट्स और मेथड जिनको मेंबर फंक्शन होते हैं बेस क्लास। हाँ, अब ये भी याद रखना है कि ये जो क्लास होती है जो कि इसको हम बेस क्लास बोलते हैं, और इन क्लासेस को हम यहाँ पे बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। इनके और भी नाम होते हैं, इसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और इसको हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका नाम होता है सुपर क्लास, अलग अलग नाम से बोला जाता है, और यहाँ पे सब क्लास। तो ये चीज आप यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की है कि यूज करता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब कि जो हमारे मेंबर डेटा मेंबर्स हैं, और मेथड्स का मतलब कि मेंबर फंक्शंस को एग्जिस्टिंग क्लास के, जैसे कि रेक्टेंगल क्लास शेप क्लास के यूज कर सकती है। एक्सटेंसिबल यानी कि एक्सपेंशन करती है। इसी तरह कल को जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ रेक्टेंगल बनाया, कल को मैंने सर्कल की न्यू डिराइव्ड क्लास ऐड की है, तो इस तरह से एक्सपेंशन भी अलाउड है। तो दूसरा, हमारा जो कोड होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि हायरार्किकल या हम एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप करते हैं, तो इससे हमारे पास बेटर ऑर्गेनाइजेशन अचीव होती है हायरार्किकल रिलेशनशिप के बीच थ्रू। अब इसके अलावा इसका जो और भी फीचर है कि अगेन ये मॉड्यूलर और मेंटेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो अगर हम चेंजेस इन द बेस क्लास होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उसको इनहेरिट कर रहे हैं डिराइव्ड क्लासेस, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जैसे नॉर्मल क्लास बनाते हैं बेस क्लास, उसमें कोई भी एक क्लास बनाई, जैसे कि वो यहाँ पे शेप क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिख दिया, तो जो भी उसके डेटा मेंबर फंक्शंस हैं हम नॉर्मली क्लास में बनाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, यानी कि एक नई क्लास है, क्योंकि वो उसको इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे कॉलन डालेंगे और उसके बाद किस तरह की इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस बहुत तरह की होती है। नॉर्मली हम यहाँ पे पब्लिक
जब लिखते हैं तो इसका मतलब कि वो उसके पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, एक प्राइवेट होती है वो हम सब डिटेल पढ़ेंगे आगे। हम ये भी पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो हम आगे जाके, यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिराइव्ड क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि अब बेस क्लास के मेंबर्स जो है वो तो अवेलेबल होंगे ही, पर अगर उसने अपने खुद के कुछ मेंबर्स बनाने हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो हम इसको देखें। यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट शो करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल क्लास को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक शेप क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, वो शेप क्लास जो है रेक्टेंगल क्लास उसको एक्सटेंड करेगी। तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल क्लास शेप क्लास को इनहेरिट करेगी। तो शेप क्लास जैसे कि हम बना रहे हैं तो वो एक बेस क्लास होगी या पेरेंट क्लास होगी। तो इस केस में हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर जो हम एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो अपनी डिराइव्ड क्लासेस में एक्सेसिबल होता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द डिराइव्ड क्लास मेंबर्स, डिराइव्ड क्लास ओनली। तो लेंथ और जो विड्थ हमने रेक्टेंगल में यूज की थी वो हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम ये देखें कि अगर हम ऐसा नहीं भी करना चाहते तो भी ठीक है, वैसा भी रहने देते, पर अगर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं तो हम यहाँ पे करवा दें। अब हम शेप क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर बना दिए और वो कंस्ट्रक्टर हमने रेक्टेंगल में से निकाल दिए। तो यहाँ पे हमने शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब ये इसके अलावा कैल एरिया जो हमने बनाया एक सिर्फ प्लेस होल्डर लिख दिया, ताकि वो शेप, कुछ शेप का तो एरिया होता नहीं है अगर वो पर्टिकुलर शेप ना हो, तो इसलिए हमने सिर्फ रिटर्न जीरो स्टेटमेंट लिखी। और डिस्प्ले में भी एक डमी मैसेज दिस इज अ शेप एरिया हमने मैसेज शो कर दिया ताकि वो सिमिलर सा लगे। अब इस केस में हमें उसको इनहेरिट करवाने के लिए शेप क्लास जो है वो रेक्टेंगल क्लास, जो रेक्टेंगल क्लास है वो शेप क्लास को इनहेरिट करे, तो उसके लिए पब्लिकली हमने इनहेरिट किया उसको। अब ये उसकी डिराइव्ड क्लास बन गई है। अब इस केस में हमने एक सिर्फ शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर लिया। तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो कि हमने बनाया इस डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने कॉल कर लिया। अब इसके अलावा जो कैलकुलेट एरिया अभी इसका अपना बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको कॉल करेंगे, अब यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना के हमने डिस्प्ले जब कॉल किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब शेप क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं तो वहां पे हमने एक रेक्टेंगल क्लास, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही उसको रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट पास किया, अब शेप ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, पर जब हम कॉल करेंगे तो वो रेक्टेंगल का इंस्टेड कॉल करने की बजाय हमारे पास डिस्प्ले करने पे शेप क्लास का मैसेज प्रिंट कर देगा, इट्स ओन डिस्प्ले फंक्शन। ये चीज का आपने ध्यान करना है। तो इसको हम आगे जाके चेक करेंगे कि ये कैसे हम इसको ठीक करते हैं विद हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी इसका एक की फीचर है जो कि OOPS या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉलो किया जाता है। तो इसकी मदद से हमारे पास क्या फीचर होता है, अलाउ टू यूज सेम इंटरफेस और फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसका मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी और यहाँ पे मैनी फॉर्म्स, यानी कि एक ही हमारे पास जो फंक्शन नेम है उसके डिफरेंट टास्क, इसलिए मतलब डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगी। यानी कि हमारे पास सेम फंक्शन होगा बट उसमें जो काम होंगे उसके अलग अलग होंगे। तो इसके साथ फायदा क्या होता है, इट इनेबल्स ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली। यानी कि अगर रेक्टेंगल क्लास में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओबे करेगा, सर्कल है तो सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग ओबे करेगा। अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आगे हमारे पास इसका मतलब क्या, वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स। अब इसमें ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, ये देखो दो तरह की इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है। एक होती है कंपाइल टाइम, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में कि वो कैसे होता है, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक होती है रन टाइम। तो यहाँ पे जो कंपाइल टाइम होती है वो होती है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अगर आपको याद हो हमने फंक्शंस के चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा था। और ऑपरेटर लोडिंग अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा एक फंक्शन ओवरराइडिंग का भी फीचर होता है जो अगेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम ये पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट इस तरह से किया जाता है C++ में। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है कि हमने सेम नाम का फंक्शन बनाया है एक ही क्लास में, जैसे कि प्रिंट देख सकते हैं, बट यहाँ पे वो वेरी कर रहा है।
बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक के केस में हमने इंट पास किया, दूसरे के केस में हमने डबल पास किया। उसके अलावा जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे दूसरी चीज है, जिसमें हमने यहाँ पे एक सिंपल एनिमल क्लास ले लिया है। एनिमल अब एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम लिख दिया एनिमल साउंड। बट अगर हमने डॉग की बात की है तो उस केस में वो पहले उसको इनहेरिट करेगा, और जैसे हमने पीछे देखा कि साउंड फंक्शन को हमने ओवरराइड कर दिए कि अगर हम डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग उसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे वो डॉग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि साउंड फंक्शन जब डॉग के पर्सपेक्टिव से कॉल किया जाएगा तो वो उस तरह की प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे अगर नॉर्मल की बात करें कि अगर हम जनरली यहाँ पे हमने इसको पब्लिक मेथड इसलिए बनाया है, ये देखो पब्लिक है, यहाँ पे ये प्योर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी बॉडी दी हुई है। अगर प्योर होता तो हमें इक्वल टू 0 लिखना पड़ता। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे शेप क्लास बनाई थी, जैसे कि आपने पीछे भी देखा, और यहाँ पे हमने उसको सर्कल और रेक्टेंगल किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे एनिमल लिखा है तो इसी तरह हम एनिमल लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी होगा, जैसे यहाँ पे डॉग, यहाँ पे लिख देंगे कैट। तो इस तरह से सेम डायग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं, और क्लासेस के लिए आपको वो बॉक्स जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है वैसे बनाना पड़ता है। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के, ये यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि ओवरराइड कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है ऑफ द बेस क्लास पॉइंटर। यूजिंग अ बेस क्लास पॉइंटर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको एक्सेस कैसे करना है। अभी फॉर द टाइमिंग मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के हम कुछ एक फीचर्स भी होते हैं, पर उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग क्या होती है कि लिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड टू द एप्रोप्रिएट फंक्शन डेफिनेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारे पास ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, स्टैटिक बाइंडिंग जो कि हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होती है डायनेमिक बाइंडिंग, जैसे कि आपने देखा फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और कंपाइल टाइम यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसके फीचर बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोड कैन वर्क विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली, जैसे कि हमने देखा कि अब हम आगे इसकी कभी डिस्कस करेंगे कोड में। इंप्रूव करता है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, यानी कि सेम फंक्शन का नाम है और डिफरेंट पर्पसेस यानी कि डिफरेंट वेज में इसको यूज किया जा रहा है। रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल इंटरफेस है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है। फिर इंकरेज करता है एक्सटेंसिबिलिटी कैन बी एडेड विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग। अब यहाँ पे हम शो करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेसिफिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। तो हमने यहाँ पे जो शेप क्लास बनाई थी उसके जो हम मेंबर फंक्शंस थे हमने उनको वर्चुअल बना दिए, वर्चुअल कीवर्ड स्पेसिफाई करके। अब ये वर्चुअल बन गए तो हमें इस केस में यहाँ पे उनको ओवरराइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट है वो ओवरराइड करा दिया। अब हमें शेप क्लास का पॉइंटर वेरिएबल के हमें रेक्टेंगल क्लास का एड्रेस ऑब्जेक्ट जो है एज एड्रेस पास करना पड़ेगा ताकि रन टाइम के ऊपर डिसीजन हो सके। तो अब यहाँ पे जब हम इसको शेप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं डिस्प्ले को, जो कि रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट इस इंस्टेंस पे ले रहा है, तो उस केस में ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम बता चुके हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो करेक्टली डिस्प्ले कर पा रहा है बिकॉज हमने उसको ओवरराइड करवा दिया था। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में हमें वर्चुअल यूज करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। ये क्या करता है, एक प्रोसेस है जिससे सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बाय एक्सपोजिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द अननेसेसरी। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट होता है हिडन, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे अंदर क्या हो रहा है बट वो हमारे बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह एक स्विच है आपके घर पे लगा हुआ बिजली का, तो आपको नहीं मालूम कि तारे कैसे जुड़े हैं, आपको बस ये मालूम है कि बटन ऑन करना है और ऑफ कैसे करना है। तो इसी तरह हम ये फीचर आपके पास OOPS में भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसका एक एसेंशियल डिटेल्स को हम एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का मतलब यूजर को सिर्फ एसेंशियल डिटेल मिलती है, बाकी की जो डिटेल्स होती हैं अननेसेसरी तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, यानी कि हम फोकस करते हैं व्हाट नॉट हाउ, ठीक है।
तो ये हमारे पास फीचर कैसे सपोर्ट किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम पढ़ेंगे जब हम वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम बातें करेंगे। इसके अलावा हम इसके मदद के साथ कॉमन इंटरफेसेस बना लेते हैं। हमने देखा भी हुआ एक आइडिया, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शेप क्लास के साथ किया था। उसके अलावा जो डिराइव्ड क्लास है वो क्या करेगा, उसके मेथड्स को ओवरराइड करेगा। तो इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने शेप क्लास बनाई तो उसके अंदर हमने वर्चुअल लिख दिया। अब इक्वल टू 0 लिखने से वो प्योर वर्चुअल है। तो ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ पे हम बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रेक्टेंगल क्लास बनाई है जो कि उसको पब्लिक इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे हम अगर एरिया नाम का फंक्शन हमने ऊपर जो बनाया उसके अंदर हमने उसकी बॉडी नहीं देनी, यानी कि इक्वल टू लिख के हम बस ये बताने की कोशिश करेंगे इसमें एरिया फंक्शन होगा जो रेक्टेंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सक्लूसिव होगा, और उसको हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। यानी कि अगर हम रेक्टेंगल के अंदर उसकी बॉडी स्पेसिफाई करेंगे तो रेक्टेंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जब इस पर्टिकुलर शेप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि हम लिखेंगे शेप पॉइंटर का एक हम जैसे बना लेंगे, जैसे रेक्ट शेप, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू न्यू, हम यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल। जो भी इसके अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 4 जैसे भी हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे रेक्ट शेप, अब इसके एरिया नाम का रखो, हाँ एरिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ये कॉल जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजॉल्व कर लेगा। तो ये कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। तो इसमें हमने सिर्फ एरिया को एक्सपोज किया है, अंदर खाते वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने हाइड की हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शेप क्लास में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो रियल में हम उसके अंदर कुछ कंटेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके जो मेथड्स हैं उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि है, बट ये नहीं बता रहे कि उसके अंदर क्या है। वो हमने रेक्टेंगल क्लास का एक्सक्लूसिवली, और यहाँ पे ओवरराइड लिखना बहुत जरूरी है, जो बता रहा है कि जो उसका फंक्शन था उसको हमने ओवरराइड कर दिया। इसके इस तरह हम हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमें फीचर देता है इंटरेक्ट विद द इंटरफेस नॉट विद द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपने देखा। उसके अलावा ये हमारे पास सिंप्लीफाइड तो होता है, इसके बाद इंक्रीज कर देता है सिक्योरिटी, अगर हमने मॉडिफिकेशंस एक्सीडेंटल कर दिए हैं तो क्रिटिकल डाटा प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा मॉडुलैरिटी भी ये इम्प्रूव करता है, यानी कि ये जो लार्ज सिस्टम है इसको स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में ये ब्रेक करने में मदद करता है। जैसे कि हमने रेक्टेंगल है उसके अंदर हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बता दी, इसी तरह हमारे पास सर्कल भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है। उसके अलावा ये कोड को रीयूज करने में, यानी कि कोड रीयूजेबिलिटी प्रमोट करता है। तो इस तरह से हमारा कोड जो होता है वो बहुत ही इजीली हैंडल करना हो जाता है, क्योंकि हमने हर अलग अलग क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने उसकी डिटेल लिखी। हम यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन का। और यहाँ पे वैसे तो क्लास बना के और उसमें प्राइवेट डिक्लेयर करके एब्स्ट्रैक्शन होती है, बट यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू शो करेंगे। तो हम अपनी जो शेप क्लास है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। उसके लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन का सहारा लेते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन में हमने बस ये करना है कि उसकी जो बॉडी है उसकी डिक्लेरेशन को हमने गायब करके उसके इक्वल टू 0 लिख देना है। यानी कि ये अब प्योर वर्चुअल फंक्शंस बन गए हैं जो कि उसके मेंबर फंक्शंस थे। और ये जो क्लास बन गई है ये अब पेरेंट जो क्लास थी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब इसको हमने एक्सटेंड करवाया हुआ है। तो इस केस में पब्लिक जो रेक्टेंगल क्लास है उसमें जब हम ओवरराइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और कंसेप्ट जो कि हमारे पास हूप्स में अवेलेबल होता है, जो ज़्यादातर कुछ जगह पे डिस्कस कम किया जाता है, पर मैं यहाँ पे जरूर उसका आइडिया दूंगा। वो है कॉम्पोजिशन, और इसको हम हैज अ रिलेशनशिप, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था इज अ रिलेशनशिप, इसमें कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। तो बेसिकली जब भी एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट एज इट्स मेंबर्स, तो उसको हम रेदर देन इनहेरिटिंग फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेके आते हैं। जैसे मैनेज करता है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बाय ग्रुपिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक कार है और उसके अंदर, कार के अंदर क्या हो सकता है, तो उसमें होता है इंजन। तो यहाँ पे हम डायमंड सिंबल के साथ ही स्पेसिफाई करते हैं ऐसे करके, और इसको फिल करते हैं। इसका भी एक रीजन होता है, आगे जाके अगर हम कभी एग्रीगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम यहाँ पे इसको फिल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज एक अगर क्लास है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट हैज ए रिलेशनशिप।
तो यहाँ पे भी हम हैज ए रिलेशनशिप को, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ वहाँ पे एरो बनाई थी, यहाँ पे मैं एक डायमंड सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रमोट करता है, रीयूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कार का है और उसके अंदर इंजन ऑब्जेक्ट यानी कि बट ऑब्वियस इंजन अगर यूज करना है तो पहले ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग क्लास हायरार्की। इसके अलावा टाइट का अवॉइड्स टाइट कपलिंग, जैसे कि आप देख कपलिंग क्या होती है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिपेंडेंस की बात हो रही है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, तो उस केस में हमारे पास वो बेसिकली लो होनी चाहिए, कपलिंग हमेशा लो रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टाइट कपलिंग यानी कि लूज कपलिंग को अवॉइड करता है और हमारे पास लूज कपलिंग अलाउ करता है, तो इसलिए हमारी जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस है बिटवीन द क्लासेस वो हमेशा लो होनी चाहिए। इसके अलावा बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट टू बी कंपोज्ड, यहाँ पे कंपोज्ड इन वेरियस स्मॉलर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंजन क्लास, उसके अंदर मान लो एक फंक्शन बना दिया पब्लिक है, जब पब्लिक लिखना है तो बाय डिफॉल्ट अगर वो पहला है तो उस केस में आपको पब्लिक स्पेसिफाई नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कार उसके अंदर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो मेंबर होगा ना वो इस पर्टिकुलर इंजन की एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है उस क्लास का नाम फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट का नाम। और इस केस में अगर हमने उसको यूज करना है तो इंजन डॉट स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट कॉल होगा वो ये वाला होगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो ड्राइव है या उसके अंदर कोई भी हमने अपना उसका एक्सक्लूसिवली कार का बनाया हुआ, तो इस तरह से कार के अंदर इंजन होता है, तो इस तरह से हम कॉम्पोजिशन को स्पेसिफाई करते हैं इन पर्टिकुलर सी प्लस प्लस। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है या कंसेप्ट है जो कि हम ऊप्स में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में यूज करते हैं। हम यहाँ पे कंसेप्ट शो कर रहे हैं कॉम्पोजिशन का। वैसे तो कार इंजन वाला एग्जांपल इजी होता है, बट क्योंकि हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक शेप क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑफ द रेक्टेंगल क्लास, को कंपोज करेंगे, शेप कंपोजेज रेक्टेंगल, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्लास हमने सेम ले लिया। अब शेप क्लास क्योंकि उसको कंपोज कर रही है रेक्टेंगल क्लास को, तो वो बाद में एक्सप्लेन कर वहां पे डिफाइन करनी होती है, और उसके अंदर जो मेंबर होगा वो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया शेप क्लास में अंदर, क्योंकि वो उसको कंपोज कर रहा है, तो इसलिए कंपोजिशन शो करने के लिए हम ऐसा करते हैं। वैसे कार इंजन वाला एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे हमने शेप क्लास के अंदर वो जो बनाया, अब उसमें कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। अब इसमें हम जो वैल्यूज असाइन करेंगे रेक्टेंगल का, जो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट मतलब बनेगा उस टाइम पे जो वैल्यूज होंगी उसको वैल्यूज चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो ऊपर हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल क्लास, उसको हमने उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। शेप क्लास उसके कंस्ट्रक्टर को, रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो उसको कंपोज कर रहा है। कंपोज का मतलब उसका पार्ट है, तो कॉम्पोजिशन को शो करने के लिए। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे एक वॉइड शो करके फंक्शन बना दिया जो कि ऑब्जेक्ट फंक्शन के डिस्प्ले को कॉल करेगा, और फिर डिस्प्ले अपना जो भी इसका एक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देगा, जैसे कि वो एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम शेप क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे शेप का ही फंक्शन शो कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जानी चाहिए, क्योंकि वो उसको कंपोज कर रहा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें वो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर उसकी वैल्यूज दे के उसका रिजल्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिस्प्ले कर देगा। तो इसके अंदर आप सीधी, हाँ, इसमें आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है रेक्टेंगल क्लास पहले बनी होनी चाहिए क्योंकि कंपोजिशन है। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स प्रिंसिपल्स इन प्रोग्रामिंग। ये जो अभी हम तक हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स इन प्रोग्रामिंग, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, या हमने जो अभी कॉम्पोजिशन भी डिस्कस किया है। तो ये सारे जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए उनके एडवांटेज क्या है। ये पहला है कि मॉड्युलैरिटी, ये हमारी लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस क्लासेस में डिफाइन करता है। दूसरा, ये रीयूजेबिलिटी प्रमोट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिर मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है, डिफरेंट क्लासेस हैं तो इसलिए इजी टू कोड टू मॉडिफाई एंड मेंटेन। उसके बाद हम कोड को इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने कल को चेंजेस परफॉर्म करनी है एग्जिस्टिंग कोड में मिनिमल करेंगे और हम एक नई, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक क्लास थी शेप, उसको हमने रेक्टेंगल क्लास उसको इनहेरिट करा था, कल को हमें लगा कि सर्कल भी आ जाना चाहिए तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन की भी हमने बात की
कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन हो, ओनली एक्सपोज द नेसेसरी एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फीचर भी हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन बेस क्लास। तो यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी और फॉर्म्स मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने साउंड के अंदर देखा, अब इसको अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, ये भी कंसेप्ट हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे। अब हम अब हम बात करने जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज करनी चाहिए। जब भी हमारे कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन्वॉल्व हो तो हमें इसको यूज कर लेना चाहिए। उसके अलावा जब हमने लार्ज एप्लीकेशंस बिल्ड करनी हो ताकि हमारा कोड बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो, मॉड्यूलर हो और स्केलेबल हो, तो वहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज करना चाहिए। व्हेन द कोड रीयूज इज इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर हम इनहेरिटेंस और बात किया जाए तो कॉम्पोजिशन भी और पॉलीमॉर्फिज्म के साथ कोड को रीयूज या एक्सटेंड करना चाहते हैं तब भी हमें इसको यूज करना चाहिए। अगर हमारे कोड को फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है तो उस केस में एब्स्ट्रैक्शंस होने के कारण जो हमारा कोड है वो इजियर टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई हो जाता है। उसके अलावा सिक्योरिटी अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा है क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं, पहले तो बंडल करते हैं, साथ में हाइड करते हैं इंपॉर्टेंट डाटा बाय मेकिंग इट प्राइवेट और उनको एक्सपोज करते हैं सिर्फ पब्लिक मेथड्स के साथ। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, गेम डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ यूज किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, ये सब जगह यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को यूज करते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की प्रॉब्लम्स। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो कोड के अंदर प्रॉब्लम्स थे वो तो अलग ही होती हैं, बट यहाँ पे इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात है म्यूटेबल स्टेट्स होने के कारण यहाँ पे साइड इफेक्ट आते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो होल्ड करते हैं स्टेट, यानी कि इंस्टेंस, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं लेंथ, विड्थ, रेडियस, ये सब ये कोई एक वैल्यूज होल्ड करते हैं दैट कैन चेंज लीडिंग टू साइड इफेक्ट्स, और उसके कारण बग्स और इनकंसिस्टेंसीज आ जाते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो रिलाई करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि परफॉर्म की जाती है हीप पोर्शन ऑफ द मेमोरी, जिसके कारण ये स्लोअर होती है। जो स्टैक बेस्ड एलोकेशंस होती हैं जो कि फंक्शनल में या प्रोसीजरल में यूज की जाती हैं उसके कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, डीप हायरार्कीज होती हैं, यानी कि अगर हम मोर शेप्स या डीप इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स को या हायरार्कीज में, ट्रीज में काम करते हैं, तो कोड थोड़ा सा रिलेटिवली मेंटेन करना और एक्सटेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके कोड बहुत लेंथी होते हैं। यहाँ पे हम हर क्लास को बनाना पड़ता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर्स, गेटर्स, सेटर्स और भी फंक्शंस ऐड करने जाते हैं, जिसके कारण वो कोड बहुत ही वर्बोज और हमारे पास लेंथी हो जाता है, जिसके कारण उसमें हमें उसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अगर हम आगे जाके कभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें कोड काफी इजी होता है, बट यहाँ पे भी उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पे बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की ये प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बात की जाए तो फंक्शनल के कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम। फिर उसमें कोड कपलिंग की बात की गई थी, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंस होती है ऑब्जेक्ट्स की ऑन अदर्स, तो मॉडिफाइंग वन अफेक्ट्स अदर। तो हमें जनरली लूज कपलिंग चाहिए होती है, पर कई जगह पे डिपेंडेंस होने के कारण टाइट कपलिंग हो जाती है। उसके बाद इट इज नॉट सुटेबल फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, जहाँ पे मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे म्यूटेबल है, तो हमारे को वो पर्टिकुलर पैराडाइम जैसे कि फंक्शनल में इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट करता है तो वो होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चेंजिंग द शेयर्ड स्टेट लीड्स टू रेस कंडीशंस, तो इस करके इसको स्केल करना मल्टीपल, दूसरा इसको स्केल करना मल्टीपल कोड्स में डिफिकल्ट होता है। तो इन सब के कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊप्स जो पैराडाइम है वो बेटर नहीं है, और आजकल के दिन में हम प्रेफर करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच या फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो इसके बारे में अगर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर फॉर द टाइमिंग ऊप्स से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको बेसिक बेसिक जरूर प्रोवाइड कर दिया। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर